हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। सामने देखना जरा मेरी तरफ बेटा। बाबू मैं एनालिसिस कर चुका हूँ नॉन करंट लाइबिलिटी तक। करंट लाइबिलिटी से बात को स्टार्ट करेंगे और बेटा बता देता हूँ सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ है तो करंट लाइबिलिटी। गिनते रहो, इतनी आइटम है बेटा, सरदर्द बन जाती है ये। और आपको बता देता हूँ अगर लीनियंसी बरती ना आपने तो ये हाथ से निकल चुकी होगी कल तक। ठीक है बेटा, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं बेटा, कल आते ही, कल कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्लियर कट बोल रहा हूं। कल सिर्फ सुना जाएगा पूरी लाइबिलिटी साइड, एक एक आइटम सुननी है मुझे अंदर की। ठीक है जी। और आज का बैच ऐसा होगा 1.25 घंटा चलेगा, ये 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा जितना मुझे आज कराना है। ठीक है जी, चलो लो बेटा स्टार्ट करते हैं। बाबू सबसे पहले बात कर रहा हूं करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी में बेटा आपके पास 4 हेडिंग थी, सब हेडिंग। ये मेरी 4th मेन हेडिंग थी, इसमें 4 सब हेडिंग थी बेटा, जिसको हम प्यार से बोलते थे बेटा एस्टोस। याद है आपको बेटा? एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हाँ अब जवान सबकी निकल जाएगी। ये गिद्दड़ है भाई, झुंड में शिकार करते हैं, अकेले बताया नहीं जाता इनको। ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 4 हेडिंग बता के खुश हो रहा भाई तू। 85% भी तो लाने हैं तुझे। चलो जी, लो बेटा बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन की। बेटा बात को स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। आपने जहां पर बेटा बैलेंस शीट नोट की हुई है, आपने इनके नोट नंबर में बेटा कुछ ना कुछ लिखा होगा। लिखा है नोट नंबर? ये नोट नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ऐसे ही लिखा हुआ है बेटा। सबसे पहले एनालिसिस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे, ठीक है ना। नोट नंबर 5 बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहले याद कराता हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या लिखा था। कल आपने लिखा था बेटा 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को कभी भी हम नहीं बेटा बिना परसेंटेज के बोलते, 9, 10, 11, 12 जो भी परसेंटेज दी हो। 10% डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और बेटा एक बात लिखी थी अदर लोन्स, ठीक है ना, अदर, ठीक है, और पब्लिक डिपॉजिट। बाबू अब मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म बोरोइंग की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत सारी काम की बातें सुनते चलना बेटा। सबसे पहली आइटम जो इसमें आती है बेटा, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, फॉर एग्जांपल सीसी लिमिट एंड बैंक ओवरड्राफ्टिंग। लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, डिपॉजिट्स और अदर लोन। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बाबू पहले तो याद करा देता हूं आपको कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। याद होगा पहला लेक्चर बात करी थी करंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा। हर वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होती है बेटा विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, और बेटा एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है ना बेटा? अगर कोई लाइबिलिटी 12 महीने में पे नहीं हो रही तो वो बेटा नॉन करंट बन जाएगी बेटा, या ऑपरेटिंग साइकिल में पे नहीं हो रही तो वो नॉन करंट बन जाएगी, बाकी सारी लाइबिलिटी करंट है। ठीक है बाबू, अब ये ना 4 तरीके की बातें लिखवाता है मुझसे। पहली बात पे मेरा एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात कर देता हूँ बेटा। लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है और आपको ये पता है कि आपको लोन 1 साल के अंदर अंदर उतारना है, 12 महीने के अंदर अंदर उतारना है, तो आप उसे कभी क्लासीफाई नहीं करोगे नॉन करंट लाइबिलिटी में, हमेशा कहाँ लिखोगे बेटा? करंट लाइबिलिटी में। और अगर मैंने लोन लिया, मुझे पता है मैंने 12 महीने में उतारना ही है, मुझे 5-6 साल का टाइम मिला हुआ है, तो बेटा मैं कहाँ लिखता हूँ इसको बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। कल लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी आपने ये बात लिखी थी लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, मैंने यहां पर भी लिख दी लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। मैं कभी नहीं बता सकता कि लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी अगर पेपर दे दे तो कहां लिखो, क्योंकि पेपर ये स्पेसिफाई जरूर करेगा कि आपको 12 महीने में उतारने हैं पैसे या 12 महीने के बाद उतारने।
12 महीने में उतारने हैं मेरे को, तो बेटा ये हमेशा पार्ट होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, और बेटा अगर मैंने 12 महीने के बाद उतारने हैं तो बेटा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होगा। सिंपल सा मैटर, सिंपल बात। बढ़े आगे। बेटा कल वहां पे एक टर्म लिखी थी पब्लिक डिपॉजिट, यहां पर भी वही टर्म लिखे, लेकिन नाम सिर्फ डिपॉजिट लिखा है, इसका मतलब पब्लिक डिपॉजिट ही है। बेटा हर कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करके भी फंड रेज कर सकती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इसको हम बेटा बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है ना। डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट में ये डिफरेंस होता है बेटा, डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं जबकि पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है। क्या होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? बेटा जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को तो उसके लिए एसेट्स गिरवी रखती है, इसीलिए डिवेंचर को बोला जाता है बेटा सिक्योर्ड। और बेटा जब भी पब्लिक डिपॉजिट से आप पैसा रेज करते हो तो आप कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखते, ये इसलिए अनसिक्योर्ड होता है। अगेन बेटा अगर मैंने पब्लिक डिपॉजिट 1 साल से ज्यादा के लिए इशू कर रखे हैं तो कहां दिखाऊंगा बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और अगर बेटा मैंने 1 साल से कम के लिए इशू कर रखे हैं तो बेटा वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होगा। सिंपल बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी बोलो ही भी मत उस टर्म को, तो यहां पर ना अगर फिर भी अगर आपको लगे कॉमर्शियल पेपर तो बेटा वो अदर लोन में कवर हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर कभी 1 साल से ज्यादा के लिए इशू होता ही नहीं है। एक बात और बोल देता हूं, अगर पेपर में सिर्फ नाम आ जाए पब्लिक डिपॉजिट, ये क्लैरिफाई कभी ना करे बेटा कि वो 12 महीने से ज्यादा के लिए है, कम के लिए है। हमेशा मान के चलना वो 12 महीने से ज्यादा के लिए है, वहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही पार्ट बनाना उसको, ठीक है जी। बाबू अदर लोन में कोई और लोन दे दे तो आ सकता है। मैं आपको बता देता हूं पेपर कंफ्यूज करने के लिए बार बार आपको टर्म कैसी देता है। शॉर्ट टर्म लोन, मैंने कहीं लिखा शॉर्ट टर्म लोन जैसा नाम, अगर दे दे शॉर्ट टर्म लोन इसका मतलब है वो अदर लोन की बात चल रही है। ये भी पार्ट किसका है बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही पार्ट है। क्लियर बात? तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 4 बातें आती है, मैंने पहली बात अभी तक बताई नहीं है, बाकी 3 मैंने बता दिया, ठीक है ना बेटा। बाबू लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी लिखा, यहां पर भी लिखा, 12 महीने से ज्यादा है तो वहां पर आ जाएगा, वरना यहां पर आ जाएगा। डिपॉजिट, वहां पब्लिक डिपॉजिट लिखा, यहां डिपॉजिट लिखा, बात एक ही है बेटा। 12 महीने से कम है तो यहां पर, 12 महीने से ज्यादा है तो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। बेटा अदर लोन, कोई और लोन जिसकी चर्चा मैंने नहीं करी। बेटा अगर वो बोल रहे हैं ना शॉर्ट टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म लोन का आप मतलब समझते हो ना, वो लोन जो 12 महीने से पहले उतारना है। शॉर्ट टर्म ये वर्ड ही 1 साल से कम के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये कहां पर आ जाएगा बाबू? ये आ जाएगा बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अगर कहते लॉन्ग टर्म लोन तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आई? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं काम की चीज पर। बेटा लोन रीपेबल ऑन डिमांड, फॉर एग्जांपल सीसी लिमिट एंड बैंक ओवरड्राफ्टिंग। बाबू आपने हो सकता है मुझसे टर्म कभी ना कभी पढ़ी हो, कुछ ने 11th में पढ़ी, कुछ ने 12th इको में पढ़ी, किसी ने बिजनेस स्टडीज में कहाँ पढ़ी। बेटा मैंने ये टर्म बहुत बार बोली है कहीं ना कहीं, लो अब दोबारा बोल देता हूं जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ी मुझसे। बेटा पहले बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग की, समझना। बाबू आपका एक बैंक में करंट अकाउंट है और 20 साल से एक ही बैंक में करंट अकाउंट है, और आपकी बेटा रेप्यूटेशन बहुत कमाल की है उस बैंक की नज़र में भी और मार्केट में भी बेटा। और आज हुआ क्या बेटा, आज आप अपने सप्लायर्स को चेक काट के दे रहे हो, आपके दिमाग में नहीं है मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, और आप बेटा चेक काटी जा रहे हो। बहुत सारे चेक दे दिए आज आपने सप्लायर को, एक के बाद एक सप्लायर आपके बैंक में जा रहा है और पैसे निकाल के आ रहा है। बेटा एट द एंड जब लास्ट सप्लायर पहुंचा बैंक में तो आपका बैंक अकाउंट बैलेंस शो कर रहा था 50,000 का, 50,000 रुपए का, और आपने चेक काट के दिया हुआ बेटा 80,000 रुपए का सप्लायर को। वो पहुंच गया, उसने टेलर को चेक प्रेजेंट करा। बाबू एज अ जनरल रूल बेटा इस चेक को डिसऑनर हो जाना चाहिए। क्यों बेटा? ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। आपके खाते में पैसे पड़े हैं 50,000, आपने चेक काट के दिया हुआ है 80,000, इनसफिशिएंट फंड है बेटा, चेक को डिसऑनर हो जाना चाहिए। लेकिन टेलर ने क्या करा बेटा, टेलर ने 80,000 रुपए निकाल कर दे दिए, चेक ऑनर कर दिया बेटा। इससे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। बेटा जब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ करने की परमिशन आपको होती है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। बेटा आप एक बात को समझना, टेलर ने ऑनर क्यों किया है चेक? क्योंकि आपकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। वो नहीं चाहता बेटा आपकी रेप्यूटेशन पे कोई दाग लग जाए,
क्योंकि अगर क्या होता, अगर आपका चेक वो डिसऑनर कर देता ना, एक तो बेटा सप्लायर की नज़र में आपकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाती। ये क्या बंदा है, मार्केट में इसका इतना नाम है, 80,000 रुपये का चेक क्लियर नहीं होता इसका, वो क्या सोचेगा, यही तो सोचेगा आपके बारे में। दूसरी बात बेटा, आज की तारीख में अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो बेटा सामने वाली पार्टी के पास राइट आ जाता है आपके ऊपर केस करने का, और बेटा उस केस में 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है आपको। क्या कह रहा भाई, क्यों हो सकती है? क्योंकि आपका चेक डिसऑनर हो गया। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक एक्ट है इंडिया में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसके अकॉर्डिंग 3 महीने की जेल हो सकती है आपको अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाए तो। समझ आई बात बेटा? तो इसी वजह से क्या करा, टेलर ने आपका चेक ऑनर कर दिया। इट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्टिंग। जब आपके करंट अकाउंट में एक बैलेंस है और उससे ज्यादा निकालने की आपको अप्रूवल दी जाती है, यही बैंक ओवरड्राफ्टिंग होता है। और बेटा इट इज अ लोन रीपेबल ऑन डिमांड। जब आपको बैंक कहेगा तब जाकर आपको ये बेटा वापस करके आने होंगे 30,000। ये 30,000 आपके ऊपर एक लोन की तरह है बेटा। और आपको बता देता हूं, टेलर तो आपको कॉल कर देगा, सर पैसे जमा कराओ, मैंने एक बार तो ऑनर कर दिया, आपकी बेइज्जती ना हो, आपकी इज्जत बचाई है, मेरे बैंक में कल आके पैसे जमा कराओ ब्याज के साथ। 30,000 का लोन है आपके ऊपर ही। समझ आई बात बेटा? तो बाबू ये हमारी क्या है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, आज ही पे करनी है, ठीक है ना? आज नहीं तो 1-2 दिन में पे करनी है, इसके लिए कोई आपको सालों नहीं मिलने वाले। सेम बात करते हैं चलो सीसी लिमिट के एंगल से। बेटा इस बात को समझना, नॉर्मल लोन और सीसी में बड़ा डिफरेंस होता है। मैं एक कहानी बता देता हूं आपको जल्दी से, ताकि आपको नॉर्मल लोन वर्सेस सीसी डिफरेंस क्लियर हो जाए। बेटा आप एक पर्सन हो, आपको 25 लाख का लोन चाहिए, आप बैंक मैनेजर के पास गए कि बैंक मैनेजर मुझे 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है हम लोन तो कर देंगे, लेकिन हम कभी भी लोन बिना सिक्योरिटी के नहीं करते, आप बताओ क्या एसेट गिरवी रखोगे, क्या मॉर्टगेज करोगे? बेटा आपने बोला ठीक है मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए, मैं वो प्लॉट ऑफ लैंड गिरवी कर दूंगा 40 लाख का आपके नाम, मुझे 25 लाख का लोन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो, कल प्रॉपर्टी के पेपर ले आना, चेक करा लेंगे, अगर ठीक मिला तो कर देंगे लोन। 10-12 दिन के बाद सब कुछ ठीक मिला और आपको 25 लाख का लोन हो गया। ठीक है, लोन करने का तरीका क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं होता कि बैंक आपके लिए नगद तैयार करके बैठा होता है एक अटैची में पैसे कि 25 लाख रुपए आप आओगे, ये अटैची आपको दे देगा, गिफ्ट कर देगा। लोन करने का तरीका क्या होता है बेटा? उस बैंक में आपका लोन अकाउंट खोल दिया जाता है और उस लोन अकाउंट में 25 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आपका इस्तेमाल होता रहे बेटा आप निकालते रहो। समझ आया बेटा? लोन कभी नगद नहीं होता, हमेशा अकाउंट खोल के उसमें पैसे जमा करके आपको चेकबुक दे दी जाती है, कर लो यूज जैसे करने। ठीक है, ये सिंपल लोन की कहानी बता रहा हूं मैं अभी आपको। मान लो बेटा 25 लाख का लोन हो चुका है, लोन अकाउंट में आपके 25 लाख बैंक ने जमा कर दी है। ठीक है, और मैं बोलता हूं जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था वो पर्पस डिफीट हो गया। मान लो आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया था, 15 दिन बैंक ने लोन करने में लगा दिए, 15 दिन में बेटा वो घर किसी और को बिक गया। अब 25 लाख रुपए लोन अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपको कोई और घर पसंद नहीं आ रहा, 1 महीना जा चुका है, बैंक ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। आपका मामा तो लगता नहीं बेटा कि ब्याज चार्ज ना करे आपसे, ठीक है ना बेटा? जिस दिन बैंक ने लोन अकाउंट खोल दिया, उसमें पैसे जमा कर दिए, आपका मीटर स्टार्ट हो गया बेटा उसी दिन। चाहे अब आप पैसे निकाल लो, चाहे आप पैसे ना निकालो, आप बैंक को कितना ही कह लो मैं तो 1 रुपया नहीं निकाला बैंक, मेरा तो अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ, बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने 1 रुपया निकाला है कि नहीं निकाला, आपका मीटर स्टार्ट हो चुका, ब्याज लगेगी। अब बेटा आ जाओ सीसी लिमिट पर। यही बेटा मैं कहानी को चेंज करता हूं, मैं लेकर आता हूं सीसी लिमिट पर। सीसी लिमिट खुलवाते कौन है बेटा? बिजनेसमैन। ठीक है ना? आपने बैंक को कहा मेरे पास 40 लाख की एक प्रॉपर्टी है, गिरवी कर लो, मुझे 25 लाख की सीसी लिमिट इशू कर दो। उन्होंने कहा ठीक है बाबू, सीसी लिमिट अकाउंट खोल दिया गया, 25 लाख जमा कर दिए गए, और मैं बोलता हूं आज आपका अकाउंट खोला, कल कोविड फैल गया और लॉकडाउन हो गया, 1 महीने तक लॉकडाउन नहीं खुला, एक भी पैसा नहीं निकला। बेटा क्या कोई ब्याज लगेगी? नहीं। सीसी लिमिट के साथ यही ब्यूटी है बेटा, सीसी लिमिट में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल आपने कोई अमाउंट विड्रॉ किया हो। जितना अमाउंट आप विड्रॉ करते हो बेटा सिर्फ उसी पर ब्याज देना है। तो आपने अभी तक 1 रुपया भी नहीं निकाला, 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लगा। ठीक है जी। 1 महीने के बाद मैं बोलता हूं बेटा आपका गुड्स आता है दिल्ली सदर बाजार से, आप दिल्ली गए सदर बाजार, 5 लाख रुपए का सामान खरीद लाए और 5 लाख का आपने बेटा सीसी लिमिट अकाउंट से बेटा चेक काट के दे दिया।
अब आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं 5 लाख, ब्याज कितने पे? 5 लाख पे, 25 पे नहीं। जितना निकालोगे सिर्फ उसी पे ब्याज देना है। 5 लाख पे ब्याज लगनी शुरू। 2 दिन के बाद बेटा क्या हुआ, आपके पास सहारनपुर में बैठे बिठाए गुड्स आ गया ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आपने आज लाख रुपए का सामान बेच दिया अपनी दुकान पे। लाख रुपए नगद आए, आपने सीसी लिमिट अकाउंट में जमा करा दिए। पहले बैलेंस 20 लाख था, 1 लाख और जमा हो गया, बैलेंस हो गया 21 लाख। पैसे निकले हुए हैं 4 लाख, ब्याज 4 लाख पे लगनी शुरू। अगले दिन फिर दुकान पे सेल हो गई बेटा 1 लाख रुपए की, 1 लाख और जमा कर दिए, 21 के बाद एक और जमा कर दिया 22, पैसे निकले हुए हैं 3 लाख, 3 लाख पे ब्याज लगनी शुरू। फिर चले गए बेटा अगले दिन दिल्ली, 5 लाख का सामान और खरीद लाए, 3 पहले निकले हुए थे, 5 और निकाल लिए, 8, ब्याज 8 लाख पे लगना शुरू। वापस आ गए बेटा बिजनेस में, आज 50,000 की सेल करी, 50,000 जमा कर दिए, 8 निकले हुए थे, 50 जमा कर दिए, अब 7.5 निकले हुए हैं, 7.5 पे ब्याज लगना शुरू। तो बेटा जितना पैसा आप निकालते हो सिर्फ उसी पे ब्याज देते हो, ये सीसी लिमिट की ब्यूटी है। लेकिन बड़े काम की बात जिससे क्लियर होगा ये करंट लायबिलिटी में क्यों दिखाया जाता है। बैंक साल में एक बार आपको जरूर बोलता है कि सीसी लिमिट का पूरा बैलेंस जमा कर दो। साल में एक दिन, बस एक दिन। मान लो आज आपने 7.5 लाख निकाले हुए हैं, 17.5 का बैलेंस है, बैंक से कॉल आई, सर आज जमा करने पड़ेंगे पूरे पैसे एक दिन के लिए। 7.5 लाख जमा करो, इसको बैलेंस को दोबारा 25 लाख लेकर आओ, कल दोबारा निकाल लेना। साल में एक बार जरूर करवाता है बैंक आपसे। बैंक ये इंश्योर करता है आपने वैसे कहीं उड़ाउड़ू तो नहीं दिए, खा पी तो नहीं गए। और जनरली बता देता हूं बेटा, खाए पिए तो सबने होते हैं, लेकिन दुनिया करती क्या है, दुनिया इधर उधर से पकड़ के किसी दोस्त यार को कहती है यार कल दे दूंगा यार, बस आज बैंक में मेंटेन करने हैं, तो बेटा जमा करा देते हैं सीसी लिमिट में एनी हाउ, अगले दिन फिर निकाल के उसी दोस्त को वापस। तो बेटा क्योंकि साल में एक बार तो लोन उतारना ही पड़ेगा, एक तरीके से लोन ही तो उतर गया ये, तो बेटा साल में एक बार उतारना पड़ेगा 12 महीने में। इसी वजह से बेटा ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, इसी वजह से बेटा ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाया जाता है। समझ आई बात। पेपर में कई बार आता है लोन रीपेबल ऑन डिमांड कहां जाता है, कई बार बोलता है सीसी लिमिट कहां जाता है। बेटा सीसी लिमिट का पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, कहीं मुझे फंसा दो तुम कि हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। कैश क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना बेटा। और बाबू बैंक ओवरड्राफ्टिंग कोई भी पूछ सकता है आपसे, लोन रीपेबल ऑन डिमांड पूछ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्टिंग पूछ सकता है, सीसी पूछ सकता है। इतनी बात ओके बेटा। 6th पे एनालिसिस बड़ा छोटा सा है, इसी वजह से यहीं कर देता हूं बेटा। ट्रेड पेबल बस 2 ही चीजें आती हैं, गिन के 2 चीजें, एक क्रेडिटर्स, अब ये तो नहीं बताऊं ना क्रेडिटर्स क्या होता है, और दूसरा बिल पेबल। ओके है ये, वैसे होगी नहीं आधे से ज्यादा बच्चों को, खैर मेरे को तो करना ही पड़ेगा एनालिसिस, लो कर देता हूं बेटा। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मेरे वो सप्लायर्स जिनसे मैंने उधार पर सामान खरीदा उन्हें हम बेटा अकाउंट्स में क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है ना। मेरे वो सप्लायर्स, ठीक है ना, जिनसे मैं उधार पर सामान खरीद कर आता हूं। आपका सामान दिल्ली से आता है सदर बाजार से, आपने बेटा उनसे उधार पे सामान खरीदा, वो क्रेडिटर है बेटा। हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पे सामान खरीदते हो वो क्रेडिटर होता है। बिल पेबल क्या होता है, वो तो ठीक है, होता क्या है बिल पेबल। चलो अब ये बात को ना बहुत आराम से समझ लो, एक बार बिल पेबल पे बहुत अच्छे से चर्चा कर देता हूं, दोबारा कभी नहीं करूं बेटा। मान लो आपका बिजनेस है और आपका नाम है बेटा मान लो मिस्टर ए, आप सामान खरीदते हो मिस्टर बी ऑफ दिल्ली से, ठीक है। आप मिस्टर ए ऑफ सहारनपुर, बेटा मिस्टर बी ऑफ दिल्ली से आप सामान खरीदते हो, ठीक है। आपने बेटा आज उनसे सामान खरीद लिया 5 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए जमा करा दिए, 3 लाख रुपए के वो आपकी बुक्स में क्रेडिटर खड़े हुए हैं कि आपने उनके 3 लाख रुपए देने हैं। मिस्टर बी ने बोला कि मिस्टर ए मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप हमारे पैसे दोगे। मिस्टर बी कह रहा नहीं नहीं मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मैं तो दूंगा पक्का। वो कह रहा नहीं लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, एक काम करते हैं इस चीज को हम लीगल कर लेते हैं कि आपने मेरे पैसे देने हैं, मैं आपके ऊपर एक बिल लिख देता हूं जिसको आकर आपको कोर्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने मेरे 3 लाख रुपए देने। मिस्टर बी ने कहा मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं, जहां मर्जी बुलाओ मुझे। बेटा मिस्टर ए ने आपके ऊपर एक बिल लिखा कोर्ट में कि आपने मेरे 3 लाख रुपए देने हैं, मैंने आपको उधार पर माल बेचा था, आपने मुझसे उधार पे माल खरीदा था, इस डेट को खरीदा था, इस इनवॉइस नंबर के थ्रू खरीदा था।
बेटा मिस्टर बी गया और मिस्टर बी ने वहां पर जाकर साइन कर दिए कि मैंने आपके पैसे देने। बेटा आज से आपकी बुक्स में से 3 लाख के क्रेडिटर हट जाएंगे और 3 लाख के बिल पेबल खड़े हो जाएंगे। यानी कि आपको बता देता हूं, ये दोनों टर्म एक जैसी होती हैं। क्रेडिटर के बाद ही कोई इंसान बिल पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आई बात? ओके बात। तो ट्रेड पेबल में 2 ही बातें आती हैं, एक क्रेडिटर्स और एक बिल पेबल। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? सारी बात ओके। चलो जी बढ़ते हैं आगे बेटा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहीं करो इसका भी एनालिसिस बेटा, फिर बढ़ेंगे आगे। लो बेटा 3 बातें आती हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर, या एक काम करो यार तुम नोट कर लो, मुझे ना थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, फटाफट से नोट करो। चलो जी बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा अभी एनालिसिस अदर करंट लायबिलिटी का 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, बात कर रहे हैं बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पर। बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे पहले चर्चा कर रहा हूं, अदर करंट लायबिलिटी को छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरे को गिन के 13 आइटम लिखवानी है, ठीक है जी, और उन्हें समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए अपने आप में, वो बहुत बड़ी सिर दर्द है। चलो खैर, लो सबसे पहले बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन को फिनिश करते हैं। बेटा सबसे पहला प्रोविजन आता है इसमें, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और ये इससे तो मैं बोलता हूँ हर कोई इंसान फेमिलियर होगा। जिसने फर्स्ट बुक पढ़ी है बेटा उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, जिसने 11th में पढ़ा है उसको भी इसके बारे में पता ही होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लो प्यारे बच्चों सुन लो, फिर भी बता देता हूँ एक बार। बेटा जब हम पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, डेटर्स, जो बेटा डेटर्स हमारी एक एसेट है, खैर दोबारा बता देता हूं, मैंने भी क्रेडिटर पे चर्चा करी, डेटर नहीं बोला। डेटर्स क्या होते हैं बेटा, हर वो कस्टमर जिनको मैं उधार पर गुड्स बेचता हूं मैं उनको डेटर बोलता हूं। मेरी दुकान पे एक कस्टमर रेगुलरली आता है बेटा, मैंने उसको उधार दिया हुआ है 50,000 का, किसी को लाख का, किसी को 1.5 लाख का। बेटा हर वो कस्टमर जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं बेटा उनको हम डेटर बोलते हैं। कस्टमर जिनको मैं उधार पर गुड्स बेचता हूं मैं उनको डेटर बोलता हूं, ठीक है। मेरे बिजनेस में मान लो 5 लाख रुपए के डेटर है, किसी को मैंने 50,000 का उधार बांटा हुआ है, किसी को लाख का, किसी का 1.5 लाख का, ठीक है। 5 लाख के डेटर मैंने शो किए हुए हैं एसेट में जिनसे मुझे पैसा लेना है। बाबू आज मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये 5 लाख के 5 लाख पूरे तो कभी नहीं आएंगे, मेरा अंदाजा ये पूरे 5 लाख कभी नहीं आए वापस। तो मैंने क्या करा बेटा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि कितने पैसे वापस नहीं आएंगे एग्जैक्टली, तो मैंने क्या करा, एक प्रोविजन बना दिया, ठीक है ना, अपने अंदाजे से 5%। मैंने कहा ये 5 लाख पूरे तो कभी वापस नहीं आएंगे, मेरा अंदाजा है 5% ये मेरे पैसे कोई ना कोई डेटर मार लेगा, कोई ना कोई कस्टमर मार के भाग जाएगा। तो बेटा हम क्या करते थे ऐसे केसेस में, बेटा डेटर में से 5% डिडक्ट करके दिखाते हैं, यही लिखते हैं माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, 5% माइनस कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि बिजनेस में 4,75,000 ही वापस आएंगे, 5 लाख कभी नहीं आएंगे। ऐसे ही शो करते थे ना बेटा। ये टी फॉर्म बैलेंस शीट है, चाहे ये पार्टनरशिप की समझ लो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप तो किसी एक्ट से किसी कानून से गवर्न ही नहीं होता, पार्टनरशिप गवर्न होता है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कभी ये नहीं बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है आपको, तो आप कैसे भी बनाते थे बेटा, सब चल जाता था। कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली बताया कि मेरे लिए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे बैलेंस शीट को तैयार करोगे, और इसने बोला कि आप कभी भी डेटर में से प्रोविजन डिडक्ट करके नहीं दिखाओगे, हमेशा कैसे दिखाओगे बेटा, इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाओगे। समझ में आई बात बेटा? इसको हम एसेट साइड डेटर में से डिडक्ट करके नहीं दिखाएंगे, लायबिलिटीज में ही लिखेंगे, कानून ने बोला है, ठीक है ना बेटा। अगर आप किसी चीज को एसेट में से माइनस करते हो या लायबिलिटी में लिख दो, बात तो एक ही है, कुछ फर्क तो बढ़ेगा नहीं बेटा इस बात से। ओके बात समझ आई बात? बढ़े आगे। चलो जी बेटा अभी 2 और प्रोविजन की मुझे बात करनी है। लो जी मैं लिखता हूं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर टैक्स। लो प्यारे बच्चों अभी मेरा साल शुरू हुआ है, अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखोगे तो हजार करोड़ टैक्स जमा कराती हैं, 1,000 करोड़। आईटीसी कितना टैक्स है रोज का? 6 करोड़।
रोज का 6 करोड़ टैक्स, साल के 365 दिन, अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का टैक्स। तो जैसे ही साल शुरू होता है, जैसे ही ये कमाना शुरू करते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है बेटा कि हमें साल के बाद 2000 करोड़ देने हैं, एकदम निकाल नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना बेटा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन बनाना शुरू करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बेटा देखो, प्रोविजन वर्ड को कंफ्यूज मत करना। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट को सेट असाइड करना, अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट अलग निकाल के रख देना, बस ये होता है प्रोविजन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लो जी, बड़े काम की बात बेटा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब कई बच्चे कहेंगे यार ये तो कल आया था। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ। समझदार बच्चों को समझ गया बेटा। बाबू, एम्प्लॉय के भले के लिए आप कोई भी प्रोविजन बनाते हो, चाहे वो रिलेटेड विद द प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो बेटा है अर्न लीव है, कल बात कर चुका हूं, चाहे वो ग्रेचुटी है। बेटा अगर आपका एम्प्लॉय अगले 12 महीने के अंदर अंदर रिटायर होने वाला है, क्योंकि ये अमाउंट मुझे अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, तो मैं बेटा इसको करंट लायबिलिटी का पार्ट बनाता हूं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का। अगर आपको याद हो, कल ये बात मैंने लिखी थी, कल मैंने लिखी थी बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, ठीक है ना बेटा। अगर नॉर्मली क्या होता है बेटा, आपका एम्प्लॉय जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है बेटा, आप तभी से प्रोविजन बनाना शुरू कर देते हो, ये तो 60 साल में रिटायर होगा, ठीक है ना बेटा। अब मान लो बेटा एक एम्प्लॉय आया जब उसकी एज 35 साल थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया, आपने आज से प्रोविजन बनाना शुरू करा, अभी आप कब कहां शो कर रहे होंगे, अभी तो आप शो कर रहे होंगे बेटा नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, कि 25 साल बाद पैसे देने हैं। जब ये 36 साल का हुआ तब भी नॉन करंट में, चलते 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 आज वो 59 ईयर का हो गया, अगले साल उसकी रिटायरमेंट है। जब आप यहां बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं दिखा रहे होंगे, अब आपने दिखाना शुरू कर दिया होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कि अगले साल ही पे करना है तो हमने पैसा, ठीक है ना। जिंदगी के 24 साल ये चीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन रहेगी, लेकिन बेटा आखिरी साल ये कहां आ जाएगी, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगी, कि अगले साल ही पे करना है, 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है पैसा। क्लियर होगी ना बात बेटा सारी, अब तो क्रिस्टल क्लियर है ये तीनों बातें। बढ़ जाएं आगे बेटा, अदर करंट लायबिलिटी, खैर करेंगे स्टार्ट, इसको नोट कर लो बस, अब सांस नहीं आएगी इसके बाद। चलो जी बेटा, अदर करंट लायबिलिटी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबू स्पेस जब लिखोगे तो बहुत बड़ा रखना है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं नोट नंबर 7 की। बेटा फैन ऑन कर लो। चलो जी, मैं बात कर रहा हूं बेटा नोट नंबर 7 की, अदर करंट लायबिलिटी। लो बेटा, अब अभी कोई नहीं लिखेगा बेटा, ठीक है, पहले मुझे लिखने दो, सारी आइटम पे एनालिसिस करने दो, फिर धीरे धीरे बेटा लिख लेना। चलो एक काम करो, पहले मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो, तुम नोट ही डाउन करो तुम। अभी बताता हूं तुम्हारे को मैं, ये दोनों सुबह आए नहीं थे ना आज। Interest thereon.
लो बेटा 13 आइटम गिन के। लो बेटा एक एक करके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत लगेगा इसमें लेकिन घबराना मत, हमें बातें क्लियर करनी है, टाइम से कोई टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। ऐसी जल्दी का कोई फायदा नहीं होता कि बस रटा ही रटा है, पता कुछ है नहीं। लो जी बेटा सबसे पहले बात करता हूं करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर एंड लोन। बेटा डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन कंपनी, और कल आपको याद भी होगा मैंने इसको लिखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है बेटा। डिबेंचर से जब आप लोन लेते हो, कंपनी जब लोन लेती है तो कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए मिलता है, यानी कि डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। भाई बहुत लंबे टाइम का लोन मिलता है। मैं बोलता हूं बेटा आपने जो लोन लिया वो 15 साल के लिए लिया और 15 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है बेटा। आपने जब लोन लिया तो वो डेट थी लेट सपोज 30 जून 2010, और बेटा आपने 15 साल के लिए लोन लिया, ये बेटा जाएगा 2025 तक मान लो, ठीक है जी, ठीक है बेटा। आप अकाउंट्स बनाते जा रहे हो, हमेशा इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते जा रहे हो। बाबू 31 मार्च 2011 आई, आपने कहा अभी तो 2025 में देना है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारी। 31 मार्च बेटा 2012 आई, 13 आई, 14 आई, 21 आई, 22 आई, 23 आई। जब 31 मार्च 23 आई तो आपने कहा अभी भी मेरे पास 1.25 साल है। 31 मार्च 24 आई, आपने कहा अभी भी 1.25 साल है, अभी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लेकिन जैसे ही 31 मार्च 25 आई, अब बताओ आपका क्या है बेटा, कोई पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ? 31 मार्च 25 को आपने देखा कि अब तो 3 ही महीने बाद देना है। जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे 31 मार्च 25 की, तो आपने लिखा कि करंट में इसकी मैच्योरिटी होने वाली है, ये तो अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेटा मैच्योर्ड होने वाले हैं, और मेरे एग्जांपल में 3 ही महीने बाद मैच्योर्ड होने वाले हैं। तो ये उस साल लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कभी नहीं दिखाए जाएंगे। ये कहां दिखाए जाएंगे बेटा? अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाए जाएंगे। बात क्लियर हुई? ओके बात। करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर, ऐसे ही कोई और लोन भी हो, मान लो मैंने 25 साल के लिए या 15 साल के लिए बैंक लोन लिया, तब भी बेटा मेरा पॉइंट ओपिनियन सेम रहेगा, ठीक है ना बेटा। 14 साल तक तो बेटा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही चलता रहेगा, लेकिन बेटा लास्ट ईयर वो आ जाएगा बेटा अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि उसको अब 1 साल के अंदर अंदर ही पे होना है। क्लियर बात? पहली बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, रिपीट करना है तो बताओ बेटा। ओके बात, सबको समझ में आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। लो जी, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली आइटम, मैच्योर्ड डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। बेटा कई बार क्या होता है बाबू, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 ऑफ मार्च को एवरी ईयर। बेटा इस बार 31 ऑफ मार्च 21 को मैंने अकाउंट क्लोज करने थे, और मान लो 1 महीना पहले ही 28 फरवरी 2021 को ही मेरे डिबेंचर मैच्योर हो चुके हैं, और मैंने इसकी अभी पेमेंट नहीं करी। सर इसे टाल सकते हो? कायदे से तो आप डिबेंचर की पेमेंट टाल ही नहीं सकते। और बेटा मैं कहता हूं चलो आपने टाल दी 1 महीना कुछ ना कुछ करके बेटा, या बाबू डिबेंचर मैच्योर हुए हैं 2 दिन पहले ही, 29 मार्च 2021 को मैच्योर हुए हैं, आज 31 मार्च 2021 अभी आपने पेमेंट नहीं करी, तो बेटा पेमेंट तो करनी है। और बेटा कितना दिन टाल लोगे? 1 दिन 2 दिन, क्योंकि कंपनी बंद हो जाती है। आप डिबेंचर की पेमेंट नहीं टाल सकते। डिबेंचर होल्डर हाई कोर्ट जाकर कंपनी बंद कराने का ऑर्डर ले आते हैं, मिनट भी नहीं लगाते वो। तो बेटा 1-2 दिन टाल लोगे, 2-4 दिन और टाल लोगे, तो बेटा क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर तो पेमेंट करोगे ही करोगे, तो इसलिए हमेशा इसको दिखाया जाता है बेटा अदर करंट लायबिलिटी में। अगर डिबेंचर की मैच्योरिटी 1 साल के अंदर अंदर होने वाली है या हो चुकी है और उसका इंटरेस्ट भी पेंडिंग है, तो बेटा ना तो डिबेंचर का ब्याज रोका जा सकता ना उनकी प्रिंसिपल अमाउंट, इसलिए ये हमेशा अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। 2-3-4 दिन टाल सकते हो बस, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है जी बात? ऑन द सेम लॉजिक मैच्योर्ड डिपॉजिट, अगर कोई पब्लिक डिपॉजिट मेरे मैच्योर हो चुके हैं 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो बेटा पे तो कर ही दूंगा, अगले 12 महीने में तो पे कर ही दूंगा बेटा, तो उसको भी मैं बेटा अदर करंट लायबिलिटी में ही दिखाता हूं। इन 3 बातों में कोई समस्या? मैच्योर्ड मतलब जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी है,
जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने लिए थे वो टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है। मैंने 15 साल के लिए थे, 15 साल खत्म हो चुके हैं, आप तो देना ही देने हैं बस पैसे वापस। और बेटा इसके पैसे मैं बोल रहा हूं आप टाल नहीं सकते, कंपनी बंद हो जाती है तो कितने दिन रोक लोगे पैसे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 12 महीने के अंदर अंदर तो दोगे ना। हर वो चीज जो 12 महीने के अंदर अंदर देनी होती है बेटा मेरी करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में दिखा दूंगा मैं। ओके बात, 3 बातें, कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है? बस धीरे धीरे करके बेटा ऐसे ही बाबू टेंशन फ्री हो गए। लो पहले अभी इन दोनों को छोड़ो बेटा, यहां बात करते हैं अनक्लेम अनपेड डिविडेंड। बेटा डिविडेंड वर्ड शायद सारे फैमिलियर हो, जो नहीं फैमिलियर हो रहे मैं उनके लिए बता देता हूं जिन्होंने कभी ये वर्ड नहीं पढ़ा। बाबू मैं कोई कंपनी हूं, मेरी तरफ देख रहे हैं आप सब, शिवांशु भाई मेरी तरफ देख रहे हो, मैं कोई कंपनी हूं, आप सब मान लो 50 शेयर होल्डर हो मेरी कंपनी के, आप सबने मेरी कंपनी में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, मेरे पास 50 लाख आए, मैंने क्या करा बेटा 50 लाख फर्दर इन्वेस्ट करे और बेटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज आपके 50 लाख रुपए से मैंने बेटा 1 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए कमाए पहले साल। बाबू कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कोई इंसान नहीं है जिसको अपने लिए पैसा जोड़ना है। कंपनी क्या करती है, जो कुछ कमाती है अपने शेयर होल्डर में बांट देती है एज डिविडेंड। आप 50 लोग हो, मैंने 1 लाख कमाया, मैंने सब में 2-2 हज़ार रुपए बांट दिए। ये जो जितना रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है बेटा इसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। समझ आई बात? डिविडेंड वर्ड समझ में आया? डिविडेंड क्या चीज है? अब मैंने क्या लिखा है बेटा, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड। कभी पेपर में नाम आता है अनपेड डिविडेंड, कभी पेपर में नाम आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। समझाने के लिए बात बोलता हूं बेटा, वैसे ना ये पुराने जमाने में होता था, आज के जमाने में होती नहीं है अदर करंट लायबिलिटी, वजह ही नहीं बनती बेटा अनक्लेम रहने की। पुराने जमाने में क्या होता था मैं बताता हूँ, कंपनी जब डिविडेंड देती थी ना तो एक चेक काट के देती थी जो पोस्टमैन आपके घर लेकर आता था। अब मैंने चेक काट के दे दिया 2,000 रुपए का किसी पर्सन के नाम, मिस्टर बी के नाम, ठीक है ना। मिस्टर बी के घर पोस्टमैन गया, ताला, क्लेम ही नहीं करा किसी ने, दोबारा भेजा बेटा चेक, मेरे पास रिटर्न आ गया कंपनी के पास, मैं दोबारा 6 महीने के बाद ट्राई करी, दोबारा ताला, कोई पर्सन ट्रेस ही नहीं हो पा रहा मिस्टर बी बेटा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी वो आएगा, अपने पैसे मांग लेगा, किसी भी दिन आ सकता है, आने को कल ही आ जाए। तो बेटा मैं इसको कभी भी ये नहीं बनाता कि नॉन करंट लायबिलिटी बना दूं जी, कभी नहीं आएगा वो तो, या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आएगा, मैं तो मान के चलूंगा कल ही आएगा वो। तो बेटा मैं हमेशा उसको कहां दिखाता हूं, अदर करंट लायबिलिटी में, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड के नाम से। मैं क्यों बोल रहा हूं आज के जमाने में नहीं हो सकता ये, क्योंकि आज के तारीख में कंपनी चेक नहीं भेजती, सीधा बैंक अकाउंट में पैसे डाल देती है, चाहे आप जिंदा हो चाहे मर गए। ठीक है ना बेटा, लेकिन क्या हम इस भरोसे रह सकते हैं? नहीं, पेपर तो पक्का देगा, ये पूछेगा भी जरूर आपसे। तो बेटा आपको पता हर चीज होनी चाहिए। पता हो जी, 4 बातें, कोई समस्या तो नहीं? लो बेटा बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा आपको बता देता हूं 11th क्लास में आप इसको बोलते थे अनएक्रूड इनकम। ज्यादा ही बात बाबू, मान लो मैं आपको एक बात बोलता हूं, मान लो मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसको मैंने रेंट पर चढ़ाया हुआ है, ठीक है, और होता क्या है बेटा, मैं हर बार एडवांस रेंट चार्ज करता हूं अपने टेनेंट से। ठीक है बेटा, आज 1 तारीख शुरू हुई, मैंने कहा ला भाई रेंट दे जा, वो मुझे रेंट दे चुका है बेटा पूरे अगले महीने का। ठीक है ना, आप मेरे एंगल से सोचो, ये इनकम मैंने रिसीव करी है इन एडवांस, मैंने इनकम रिसीव करी है इन एडवांस। मेरे एंगल से सोचो, क्या ये मेरी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए? मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि बेटा वो तो कर चुका, पैसे देकर वो तो फ्री हो चुका, मुझे उसके लिए अगले पूरे महीने परफॉर्म करना है, अपनी जगह देनी है उसको, तो इट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। ठीक है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हम इसको बेटा 11th क्लास में अनएक्रूड इनकम के नाम से जानते हैं। सिंपल बात, आगे बढ़े बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगेन बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो अ लायबिलिटी फॉर मी। मान लो बेटा मैं इस जगह पर रेंट पर हूं, ठीक है ना, और मैं रेंट देता हूं पूरा महीना करने के बाद, ठीक है ना, मैं जगह यूज कर रहा हूं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, भाई मेरे ऊपर रेंट तो शुरू हो चुका पर मैं दे नहीं रहा। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट ड्यू हो चुकी है मैं दे नहीं रहा, पूरे महीने मैंने जगह इस्तेमाल कर रही, महीना पूरा होने के बाद मैं बेटा रेंट देता हूं। तो बेटा आप पूरे महीने सोचो, ये तो मेरे लिए तो आउटस्टैंडिंग ही है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, पैसे ड्यू हो चुके हैं लेकिन आप नहीं दे रहे हो, हर दिन के साथ मेरा ड्यू अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है बेटा।
तो ये क्या है बेटा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अगेन अ लायबिलिटी फॉर मी, क्योंकि बेटा मैं जगह इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे पैसे तो देने ही देने हैं बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तक हमने शायद 6 बातें कर ली बेटा। हाँ जी देख लो बेटा, अभी तक कोई समस्या तो नहीं है, बढ़े आगे। चलो बात करते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कल बेटा मैं एक बात बोल रहा था कि कंपनी शेयर के पैसे बहुत सारी कॉल्स में ले सकती है। जिसने वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। कल वाली वीडियो किसने नहीं देखी? अरे पागल हो गए हो क्या, इतनी ईमानदारी? अबे तुम पढ़ने वाले बता दो यार। वही तो मैं तो पहले ही कह रहा यार, मेरी नजर ही सीधा वहीं थी। मैंने कहा यार कैसी बात कर दिया, आज कैसे देख ली। तो बेटा सुनो बाबू, कंपनी क्या करती है, कंपनी बेटा जनरली शेयर के पैसे एक इंस्टॉलमेंट में ना लेकर बहुत सारी इंस्टॉलमेंट में लेती है। कंपनी ने कहा मेरे को 100 रुपए लेने हैं शेयर के, लेकिन मैं ऐसे लूंगी 4 अलग अलग कॉल में। 30 रुपए की पहली कॉल को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी, दूसरी कॉल को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी, तीसरी कॉल को बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, और चौथी कॉल को बोलते हैं शेयर सेकंड कॉल। ठीक है ना बेटा। बाबू कंपनी ने क्या करा, आज एप्लीकेशन मनी मांगी। आपके पास 1 लाख शेयर है, आपने 30 लाख जमा करा दिए, ओके। मैंने मांगी अलॉटमेंट मनी आपसे, आपने क्या करा 1 लाख शेयर पर 40 लाख देने थे, आपने मुझे 60 लाख दे दिए। आपने मुझे 60 लाख दे दिया, आपने कहा ये लो फर्स्ट कॉल भी ले लो एडवांस में। बेटा अब मेरे एंगल से सोचो, कंपनी अकाउंट्स बना रही है, आप पैसे दे चुके हो मुझे आपके लिए परफॉर्म करना है। बेटा ये जितनी कॉल्स इन एडवांस आई है मेरे पास, मैं इसको क्या रिकॉर्ड करूंगा, 20 लाख रुपए को अपनी लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, कि आपने तो कॉल्स इन एडवांस दे दी, मैं फंस गया, मुझे परफॉर्म करना है आपके लिए। और बेटा कंपनी इस कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट भी देती है, और जनरली ये इंटरेस्ट 6% पर एनम होता है, 6% साल का। ठीक है बेटा, समझ गए पूरी बात। तो बेटा अगर मेरे को आपको कोई इंटरेस्ट देना है या आप मुझे कॉल्स इन एडवांस दे चुके हो, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि मैं आपके लिए बेटा 1 साल के अंदर अंदर ही परफॉर्म कर दूंगा, आपको शेयर दे दूंगा, टाल नहीं सकता मैं इस मैटर को। क्लियर बात? ओके जी, बात समझ आई बेटा। अभी हमने बहुत सारे मुद्दे डिस्कस कर लिए हैं, 7 बातें हो चुकी हैं। कह रही बड़ी सिंपल बात है, लो फटाफट इसको निपटाओ। बेटा पीएफ पेबल या जीएसटी पेबल, अगेन बेटा मैं बोलता हूं, लो आज 31 मार्च को आप अकाउंट्स बना रहे हो 2021 को, 31 मार्च 2021। बेटा क्या होता है जीएसटी में, ये बात समझने की कोशिश करना। बाबू जीएसटी में क्या होता है, आप जो पूरे महीने भर में परचेज सेल करते हो उसकी रिटर्न भरनी होती है अगले महीने की 5 तारीख को। ठीक है, अगले महीने की 5 तारीख को। यानी कि मैंने अगर अप्रैल में परचेस करी, अप्रैल में सेल करी, 1 से 30 अप्रैल तक मैंने जितनी परचेस सेल करी उसका टैक्स जमा होगा 5 मई को। मई में जितने करा 5 जून, जून में जितना करा 5 जुलाई, करते करते फरवरी में जितना करा 5 मार्च, मैंने मार्च में जितनी परचेस सेल करी उसका टैक्स 5 अप्रैल को। अब मेरे एंगल से सोचो बेटा, जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च को मेरे अकाउंट क्लोज हो गए, मेरे एंगल से सोचो मुझे बेटा मार्च महीने के 5 लाख रुपए टैक्स जमा करने हैं, और 5 दिन के बाद ही करने हैं बेटा। तो मैं कहां रिकॉर्ड करूं, नॉन करंट लायबिलिटी कहां रिकॉर्ड करूं, करंट लायबिलिटी भाई देने ही है पैसे, 5 दिन के बाद देने हैं। लेकिन आज क्या हुआ, बीच में अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है मेरा, तो कहां रिकॉर्ड करूं बेटा, अदर करंट लायबिलिटी में मैं रिकॉर्ड करता हूं जीएसटी पेबल कि पे करना है 5 लाख रुपए अभी 5 दिन के बाद ही मुझे। ऐसे ही पीएफ पेबल, कोई बेटा एम्प्लॉय रिटायर हो गया, ठीक है ना बाबू, या उसकी रिटायरमेंट 2 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है, मुझे उसको अमाउंट पे करना है बेटा 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो मैं उसे कहां रिकॉर्ड करता हूं बेटा, यहीं रिकॉर्ड कर देता हूं पीएफ पेबल। ये तो पेबल हो चुका बेटा, अभी देना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात। बाबू लो ये वाली मुद्दे पे चर्चा करते हैं, एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। बेटा आपकी कंपनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी मानी जाती है और आप बनाते हो बेटा गारमेंट, ठीक है बाबू, लोगों के यहाँ तो उधार चलता है, आपके यहाँ एडवांस चलता है, इतनी रेप्यूटेशन है आपकी। आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, किसी सीजन में जैकेट भी बनाते हो, सर्दियाँ आने वाली हैं, आप जैकेट बनाना शुरू कर रहे हो, आप सबसे एडवांसेस पकड़ रहे हो, लाओ भाई एडवांसेस दे दो जिसने माल खरीदना है। नॉर्मली तो लोग बेटा कस्टमर उधार मांगता है, जब वो उधार मांगता है तो वो मेरा डेटर होता है बेटा, बताऊंगा कल। डेटर को हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, करंट एसेट्स में दिखाते हैं कहीं, ठीक है ना बेटा।
लेकिन हुआ क्या बेटा, इस बार वो एडवांस देकर गया। अगर मैंने कोई एडवांसेस रिसीव कर रखे हैं अपने कस्टमर से, तो बेटा मैं उसे कहां रिकॉर्ड करता हूं, करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो तो पैसे देकर फ्री हो गया, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे माल देना है उसको बेटा। और ऐसा नहीं है कि मैं सालों साल टाल दूंगा उसको, 1 महीने में दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, माल तो दे ही दूंगा ना उसको बेटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। अब देख लो बेटा कितने मुद्दे रह गए, 1 और 2, बस 3 मुद्दे रह गए। अरे स्पीड ठीक थी मेरी आज। बाबू प्रोविडेंट फंड, मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। 5 दिन पहले एम्प्लॉय रिटायर हो गया 25 मार्च 2021 को। ठीक है, प्रोविडेंट फंड ऐसा क्या है बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो 25 मार्च को रिटायर हो गया। कायदे से तो मुझे पे कर देना चाहिए था, लेकिन अगर मैंने पे नहीं करा, टाल दिया, आउटस्टैंडिंग है ना मेरे ऊपर खर्चा कि मैंने पे क्यों नहीं करा, ड्यू बट नॉट पेड, पेबल वर्ड इसी के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना बेटा, तो बाबू कितने दिन टाल लोगे इसको आप, 1 दिन 2 दिन जेल हो जाएगी पीएफ के पैसे रोक लिए तो। ठीक है ना बेटा, क्यों, बाप दादा के पैसे हैं क्या, हैं क्यों, एम्प्लॉय का पैसा देगा नहीं उसको भाई। हाँ जी, बात ओके। चलो बेटा बात करते हैं, चलो इस टर्म की बात करते हैं, फिर इन दोनों की बात करूंगा, पेपर में आएगा पक्का बता रहा हूं, ये दोनों पक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट। लो हैं सर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इट्स इंटरेस्ट। बेटा कल मैंने ना आपको ना शेयर कैपिटल के ऊपर एनालिसिस किया था, याद है आपको? 5 तरीके की कैपिटल होती हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, याद आया होगा शायद कुछ। बाबू मेरी कंपनी ना 25 लाख शेयर इशू कर रही है, ठीक है ना, और हर शेयर मान लो 100 रुपए का है, मुझे 25 करोड़ की जरूरत है, 25 लाख मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है, सारे शेयर 100 रुपए के। ठीक है बाबू, कस्टमर को या बेटा शेयर होल्डर को, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है, उनको थोड़ी पता है बेटा कि मैं 25 लाख शेयर इशू कर रहा हूं, या उनको इस बात से मतलब थोड़ी है बेटा कि किस किसने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। मेरे खाते में 30 लाख शेयर के पैसे आ गए, सबने 100 रुपए 30 करोड़ जमा करा दिए, जबकि मैं शेयर इशू कर रहा था बेटा 25 लाख 25 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर रहा था। ठीक है ना बेटा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाए? बेटा एक्सेस में पैसा आ गया, अब मुझे ये 5 करोड़ लोगों का वापस करना है, बेटा कितने दिन टाल सकता हूं? सेबी के नॉर्म इतने खतरनाक है कि 10 दिन में हमें पैसा वापस करना होता है, सिर्फ 10 दिन में, और ना वापस करा तो बेटा ब्याज के साथ। और मैंने क्या लिखा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इट्स इंटरेस्ट। बेटा अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप रिसीव कर चुके हो और बेटा वो ड्यू हो चुके रिफंड के लिए, बाबू मान लो मैंने 25 मार्च को शेयर इशू करे थे और मेरे को क्या करना है बेटा, 5 अप्रैल तक पैसे वापस करने हैं, तो 31 मार्च को मैं अगर अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं तो मैं यही तो दिखाऊंगा कि मेरे को पे करने ही करने हैं। ठीक है ना, कितने दिन टाल सकता हूं? 2-3 दिन, 4 दिन, मुझे तो पूरे 10 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस करने होते हैं एट एनी कॉस्ट। तो बेटा तो आप क्या दिखाओगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इट्स इंटरेस्ट, ये अदर करंट लायबिलिटी है आपकी। ओके बात, चलो जी अब रह गए बेटा 2 मुद्दे, इंटरेस्ट एक्रियूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रियूड बट नॉट ड्यू। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरह, बस इस बात को समझ लो अच्छे से तो बस मजा ही आ जाएगा। मैं नोट कर चुके हो ना आप, ये मैं रब कर दूं इधर वाला पोर्शन। लो जी बेटा थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैंने एक बार रब कर दिया। बाबू आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हुए 10% डिबेंचर्स, और आप क्या करते हो बेटा, हर साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हो। ठीक है, आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि आप 30 जून को इंटरेस्ट देते हो और बेटा 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देते हो। साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हो 6-6 महीने का। ठीक है ना, आपको बता देता हूं जो डिबेंचर के आगे ये रेट मेंशन है ना बेटा, इट इंडिकेट पर एनम इंटरेस्ट, ये इंडिकेट करता है कि साल का ब्याज कितना है। ठीक है ना, अगर मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए ले रखे हैं 10% डिबेंचर के नाम के, तो क्या होता है बेटा, मैं आपको 10% साल की ब्याज देता हूं, यानी कि 10 लाख रुपए साल की ब्याज देता हूं, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये 1 करोड़ भी वापस करता हूं आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना, मैंने आपसे अगर 15 साल के लिए पैसे लिए हैं
तो बेटा 14 साल तक तो 10-10% ब्याज देता चला जाऊंगा। 10 लाख की ब्याज, 10 लाख की ब्याज, 14 साल तक तो ये किया। 15वें साल 10 लाख की ब्याज भी और 1 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस। ठीक है जी, ऐसे होता है डिवेंचर के साथ। अब समझना, मेरी कंपनी ने क्या बोला, जिस दिन हम डिवेंचर इशू कर रहे थे उसी दिन बता दिया कि आपको हम 2 बार ब्याज देंगे साल में, 6 महीने का देंगे 30 जून को और 6 महीने का देंगे 31 दिसंबर को। ठीक है जी, यानी कि 5% यहां पर दे देंगे, 5% लगभग यहां पर दे देंगे आपको ब्याज। ठीक है ना, 10% साल का ब्याज देना है, 5 लाख यहां मिलेंगे, 5 लाख यहां मिलेंगे, आपसे 1 करोड़ रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा, 30 जून को आपने ठीक ब्याज दी, ठीक है ना, ये 30 जून 2020 की है बेटा। ठीक है, और मेरा अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं बेटा, मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। बेटा आज 31 दिसंबर 2020 आ गई, क्या मुझे आपको ब्याज देना है? यार बोलो फटाफट से, देना है? देना है, 5 लाख रुपए ब्याज देना है। मैंने नहीं दिया, मान लो रोक लिया, देना तो है लेकिन बेटा मैंने नहीं दिया। ठीक है, और आज 31 मार्च आ गई बेटा, साल खत्म करने का दिन आ गया। आज मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूं। अब सुनना बेटा, मैं क्या दिखाऊंगा? 5 लाख का ब्याज दिखाऊंगा, उसको लिखूंगा इस हेडिंग में, इंटरेस्ट एक्रीड एंड ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन मैंने नहीं अभी तक पे करा। 5 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है ना बेटा, 31 दिसंबर तो गए हुए भी 3 महीने हो गए ना, ड्यू हो चुका है, मैंने पे नहीं करा बेटा। 5 लाख बेटा 3 महीने का भी ब्याज दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो अकाउंट्स बनाता हूं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाता हूं। मैं कोई कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करता हूं, मैं तो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करता हूं। चाहे वो इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ, वो तो 30 जून को होगा, लेकिन बेटा 3 महीने तो जा चुके हैं। उसको मैं किस हेडिंग में दिखाऊंगा? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट ये ड्यू भी नहीं हुआ लेकिन मुझे देना था ये 3 महीने का ब्याज भी। सर आप बताओ, मैं साल का ब्याज नहीं दिखाऊंगा क्या? मेरे को ब्याज तो दिखाना ही है ना उस 3 महीने का भी, चाहे मैंने पे नहीं करना अभी, चाहे मेरे को 30 जून को पे करना है बेटा, अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करना है, लेकिन 3 महीने तो जा चुके हैं। आप एक्रूअल बेसिस पे तो अकाउंटिंग करते हो। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? अगर कोई खर्चा है, चाहे आपने पे नहीं करा, दिखाओ 3 महीने मैंने 1 करोड़ रुपए यूज करे कि नहीं करे, तो मुझे वो 2.5 लाख रुपए 3 महीने का ब्याज भी दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? बेटा ये 5 लाख का ब्याज ड्यू हो चुका है, 31 दिसंबर को ही देना था आपको, लेकिन आपने 31 दिसंबर को नहीं दिया, 31 मार्च तक आप टपा चुके हो पैसे। और ये बेटा जो 31 दिसंबर के बाद का टाइम पीरियड है, जो 3 महीने बीत चुके हैं बेटा, चाहे ये अमाउंट अभी ड्यू नहीं हुआ क्योंकि आप देते ही हर साल 30 जून को, लेकिन बेटा तब भी 3 महीने बीत चुके हैं, आप पैसे इस्तेमाल कर चुके हो, ब्याज तो देना ये भी है आपको। तो आप क्या दिखाओगे बेटा उसको? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ड्यू नहीं हुआ ये इंटरेस्ट, लेकिन देना तो था मुझे। ये एनालिसिस समझ आया ना? ओके बात, 13 आइटम पे चर्चा कर दी मैंने, जल्दी कर दी। बताओ जी, इतनी बात ओके? एक बात और रहती है फिर, ये दोनों अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड, ये हाँ, तो क्या हो गया? ये लो बेटा, सामने देखना मेरी तरफ, आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। आप साल में 2 बार ब्याज पे करते हो बेटा, एक 30 जून को और एक 31 दिसंबर को बेटा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब आपने 30 जून को ब्याज पे किया होगा, बाबू देखो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, या एक कंसेप्ट आप पढ़ के आते थे 11th क्लास में, पीरियोडिसिटी। अकाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, जनरली फॉर अ 12 मंथ। ठीक है ना? मैं इस 12 महीने के अकाउंट्स में इस 12 महीने के ही खर्चे दिखाता हूं, इस 12 महीने के ही इनकम दिखाता हूं, ऐसे ही करता हूं ना मैं। मैंने 30 जून को ब्याज पे करा 6 महीने का, लेकिन बेटा जब मैं इस साल के अकाउंट्स बनाऊंगा तो ये दिखाऊंगा, चाहे मैंने 6 महीने का पे करा है, कि इस 3 महीने का ब्याज कितना गया, यही दिखाऊंगा ना बेटा। 31 दिसंबर को ब्याज ड्यू हो गया मेरा, मुझे 5 लाख देने हैं, मैंने दिए नहीं अभी तक। ठीक है, और 31 मार्च आ गई, मैं आज अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं, मैं क्या दिखाऊंगा? मुझे ये 5 लाख तो देने ही देने, ये ड्यू हो चुके हैं मेरे पास, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू मैंने दिखा दिया। बेटा इन 3 महीने का ब्याज ना तो मुझे देना, ना मैंने दिया। मुझे कब देना? ये अगले साल, अभी 3 महीने बाद 30 जून को देना।
ड्यू नहीं हुआ, ये 30 जून को देना, मेरी फिलॉसफी यही है, मेरी पॉलिसी यही है बेटा, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट या एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आप अकाउंट्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बना रहे हो, उस पीरियड से रिलेटेड सारे खर्चे, सारी इनकम दिखाओगे। तो बेटा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है चाहे अभी तक ड्यू नहीं हुआ, देना तो था ही, ठीक है ना जी। ओके बात, एक बात और बोल दी, ठीक है बाबू। कल हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखे थे, उसमें मैं एक आइटम लिखवानी भूल गया, मुझे वो लिखवानी है। कल हमने बहुत सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व की बात करी, याद करा देता हूं, मेरी तरफ देखो, नोट्स नीचे है। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व लिखा था, फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व, सारे फंड अदर फंड के नाम से लिखा था मैंने, और सरप्लस जिसमें मैंने एक बात स्पेसिफिकली लिखवाई थी कि अगर कभी डेबिट बैलेंस आ जाए P&L का तो उसको एज अ नेगेटिव आइटम शो करेंगे, लेकिन इसी में करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। याद आई आपको बात? एक और उसमें बात लिख लो, नाम लिखो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, या शेयर ऑप्शन वर्ड लिख लो, शेयर ऑप्शन स्लैश करके लिखना ESOP, इसोप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम। भाई 5-10, चलो यार कल करेंगे, अभी इसका 15 मिनट लगेंगे इसमें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।